वेलकम टू लेक्चर 8 पार्ट 2। अच्छा, हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो हैंड्स आउट्स हैं ये आपके हैंड्स आउट से ये जो नोट्स हैं ये आपके हैंड्स आउट से मॉडिफाई किए गए हैं ताकि आप इनसे पढ़ सकें और अच्छे ग्रेड ले सकें। चलें, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जी एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट और एक्सटर्नल इंक्वायरी पढ़ा था। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जी एक्सटर्नल इनपुट क्या है कि जो डाटा यूज़र जो डाटा इनपुट करता है। ठीक है, और उससे पहले हमने पढ़ा था कि जी हम जब डाटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं तो वो जो डाटा ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। अब यहाँ पे उसने आपको एक एग्जांपल उसकी दिया है कि इनकम टैक्स वालों की एग्जांपल है। ठीक है, कि टैक्स आपने किस पे लगाना है, किस पे कितना लगाना है। ये 2001 के ऑर्डिनेंस पे बना हुआ। ठीक है, अब देखेंगे टैक्स लिखा हुआ है। अब आप इसको पढ़ेंगे, आपका टाइम भी लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इससे इन्होंने एक टेबल क्रिएट कर लिया है कि जिनकी जो सैलरी है वो लेस देन 60,000 है वो 0% टैक्स है उनका। जिनका 60,000 से लेके 1.5 लाख तक है उसमें 7.5 का उस पर लगेगा जो टैक्स है। ठीक है, 7.5%, यानी कि उनके इनकम से 60,000 माइनस किया जाएगा। ठीक है, और उससे नेक्स्ट है कि जी अगर उसकी जो पे है वो 1.5 लाख से 3 लाख के दरमियान में है तो उनका 12.5% टैक्स होगा। उसमें क्या होगा कि आप उसमें माइनस करेंगे 1.5 लाख, उसमें से माइनस करेंगे इनकम में से और प्लस करेंगे 6,750। इस तरह अगर आप आगे देख लें कि बिटवीन 3 लाख टू 4 लाख जिसका है वो 20% उसका टैक्स है, उसमें इनकम 3 लाख उसमें माइनस होगी प्लस उसमें क्या होगा 25,500। ठीक है, और जिनकी 4 to 7 लाख है उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, जिनकी ग्रेटर देन 7 लाख है उनके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखें हैं, अब देखते हैं इसमें क्या अब आपको सारा कुछ आराम से शो हो रहा है कि ये आपकी इसकी अगर इसकी प्राइस यहाँ से यहाँ तक है तो इसमें इतना टैक्स होगा, इसमें ये फार्मूला होगा। इसके बरक्स अगर आप ऊपर इसकी स्टेटमेंट देखें, इसे पढ़ें तो ये आपको देखने में इतनी ऐसे भयानक सी लग रही है कि पता नहीं क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है और आप कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं। लेकिन इसी सब चीज़ को इन्हीं सब चीज़ को इन्होंने एक टेबल में जब ड्रॉ किया है तो इसको समझाना भी इजी हो गया और आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना भी इजी हो गया। ठीक है, आप आराम से इसके सारे फार्मूलेस भी देख सकते हैं। आगे आ जाता है जी डाटा फ्लो मॉडल। डाटा फ्लो मॉडल में हम चेक करते हैं कि जो मॉडल हम बना रहे हैं उसका हम सारा फ्लो देखते हैं। उसका इनपुट क्या है, उसका आउटपुट क्या है, उसमें प्रोसेसेस कौन से होंगे, डाटा कहाँ से आएगा, कहाँ यूज़ होगा, कौन यूज़ करेगा, कैसा डाटा आ रहा है, कैसे उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कैसे उसकी टॉप टू डाउन हम सारी एनालिसिस करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, यानी कि पूरी जो है ना पूरे सिस्टम के फ़्लो को चेक करते हैं कि डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन यूज़ कर रहा है और कितना यूज़ कर रहा है। ठीक है, इसमें जो नोटेशन यूज़ होती हैं उसमें पहला है आपके पास प्रोसेस, इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि आप इजीली इसको देख सकें। ठीक है, और दूसरा है आपका एक्सटर्नल एजेंट। प्रोसेस क्या है कि प्रोसेस बेसिक वो टास्क हैं। ठीक है, यानी कि वो छोटे छोटे टास्क हैं जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जो डाटा आपके डाटा को ट्रांसफॉर्म करता है, जो उसको चेंज करता है। ठीक है, जैसे अगर आपने कहा कि फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेट करना है किसी भी चीज़ का बिल, अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वो क्या है कि वो उसे कैलकुलेट करेगा, इनपुट लेगा, उस पर कुछ काम करता है और आपको आउटपुट देता है। ये क्या प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन करेगा। जैसे अगर आप उसे कहते हैं कि 2 नंबर्स का आप सम कर दें तो वो 2 नंबर्स यूज़र से लेगा, उनको ऐड करेगा, फिर उसका जो आउटपुट है वो शो कराएगा। ये क्या प्रोसेस है आपका। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट क्या होते हैं कि बाहर के लोग जो उनको आपके सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं, आपके सिस्टम से बाहर के हट के लोग, जैसे आपके कस्टमर हो गए, एडमिन हो गया, बैंक हो गया, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर हो गया जो आपके सिस्टम को यूज़ करे। ठीक है, बाहर के लोग इसे कहते हैं हम। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है इसमें आपका नेक्स्ट आ जाता है
डाटा स्टोर के डाटा स्टोर आपका कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन जो आप बाहर से इनपुट ले रहे हैं उसको आपने कहाँ स्टोर करना है, आपने जो आउटपुट है उसको कहाँ स्टोर करना है, आउटपुट का उसको प्रोसेस करने के बाद जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसको आपने कहाँ से स्टोर करना है। वेयर डाटा इज़ बीइंग स्टोर फॉर लेटर रिट्राइवल, कि जब आपने डाटा उठा लिया उस मेमोरी से तो फिर आपने उसको रिट्राइवल के बाद मेमोरी में उठाने के बाद आपने उसको किधर रखना है, डाटा को। ये डाटा स्टोर करने से जितना भी आपका होगा लिंक, जितना भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी या काम होगा वो इस स्टेप में आएगा। उससे नेक्स्ट है आपका डाटा फ्लो। ये क्या करता है कि आपके डाटा का डायरेक्शन बताता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट लेफ्ट अप डाउन, यानी कि एरो का जिस तरफ फेस है उस तरफ आपका जो डाटा है वो मूव कर रहा है, ठीक है। इसको जब हम डायग्राम में इंशाल्लाह देखेंगे तो इन सारी नोटेशंस की हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कि डीएफटी और वर्सेस डाटा फ्लो डायग्राम में और फ्लो चार्ट में हमने डिफरेंस देखना है। अब जो फ्लो चार्ट है ना उसमें सिर्फ हमने फ्लो देखना होता है कि उसमें सिर्फ स्टेप्स होते हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। लेकिन डीएफटी होता है उसमें सारा होता है कि डाटा कहाँ से आ रहा है और बाहर कैसे कहाँ जा रहा है और उसके दरमियान में क्या फ़्लो हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, वो सब कुछ होता है। और फ्लो चार्ट में ना जो होता है कि इसमें डाटा रिपीट भी होता है, इसमें लूप में भी आप चल सकते हैं कि एक जो साइकिल है वो बार बार रिपीट हो रहा हो, लेकिन डीएफटी में ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। अब इसमें हम इसके डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोसेस ऑन डाटा फ्लो कैन ऑपरेट इन पैरेलल, कि आप डीएफटी में एक टाइम में बहुत सारे जो प्रोसेस हैं आप उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोसेस ऑन फ्लो चार्ट आर सिक्वेंशियल, के ये क्या होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं कि पहले पहला प्रोसेस फिर दूसरा फिर तीसरा, ठीक है। इस पर आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा जो प्रोसेसेस हैं आप उनको रन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लूपिंग आर एंड ब्रांचिंग आर टिपिकल नॉट शो। मैंने आपको बताया कि लूप यही कहते हैं कि एक जो साइकिल है उसको आप बार बार रन कर रहे हैं, तो जो लूपिंग है वो डीएफडी में नहीं होती है और फ्लो चार्ट में वो शो होती है। ईच प्रोसेस पाथ में हैव अ वेरी डिफरेंट टाइमिंग, कि इसमें क्या है कि हर एक जो प्रोसेस है उसके पास डिफरेंट टाइमिंग होगी। जैसे प्रोसेस 1 है उसके पास फॉर एग्जांपल 2 सेकंड हो, तीसरे के पास 5 और फोर्थ के पास फिर 3 सेकंड हो। तो ये क्या है कि इसमें हर एक प्रोसेस का अपना टाइम होता है जिसमें उसको हमने कंप्लीट करना होता है। लेकिन फ्लो चार्ट में क्या होता है कि उसमें आपके जो स्टेप्स हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप है, उसके बाद आपका दूसरा स्टेप होना है, फिर तीसरा स्टेप, उसमें टाइम भी फिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी आगे एग्जांपल है कि एग्जांपल पे हमने नहीं देखना है ये कि इन्हीं नोटेशन को यूज़ करते हुए उन्होंने एक बैंक सिस्टम हमें समझाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखें, ये देखें इसमें आपके पास है कि एक है रिकॉन्सल अकाउंट बैलेंस। ये जो ग्रीन वाले हैं ये आपके पास प्रोसेसेस हैं, येलो वाले आपके पास इसमें एक्सटर्नल एजेंट है जो बाहर के लोग हैं, जैसे बैंक है, इनकम सोर्स है, एम्प्लॉयर है और क्रेडिटर है, ठीक है। और जो ब्लू और ये ग्रे वाले बीच में ये स्टोरेज है, डाटा स्टोरेज को शो करें, ठीक है। अब रिकॉन्सल अकाउंट जो है ये किसके लिए यूज़ होती है कि अगर आपने कोई भी बैंक का जो है ना केस में आपने क्या करना है कि बैलेंस अपना चेक करना है अकाउंट का, ठीक है। और मंथली स्टेटमेंट से मैच करना है उसको, क्या आपने अभी जो करंट बैलेंस है उसको चेक करना है और उसको मंथली जो आपका है ना स्टेटमेंट उससे आपने इसको कंपेयर करना है। तो देखें यहाँ पे आपको फ़्लो भी नज़र आ रहा है कि ये जो है इसका जो फ़्लो है वो कहाँ पे जा रहा है, सॉरी ये देखें डाटा जो आपका। अच्छा, इसमें जो मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ, ये डाटा स्टोर होकर रिकॉर्ड कर ये मंथली जो अकाउंट्स हैं उनका स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड रखता है, ये बैंक अकाउंट का और नीचे ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं बिल वगैरह जमा करवा रहे हैं ये उसका अकाउंट रखता है, ठीक है। और ये क्या है कि अदर जो बाकी जो रिसोर्सेज से पैसे आ रहे हैं उसको डिपॉजिट करता है, ये डिपॉजिट फंड इनटू अकाउंट, इसको डिपॉजिट करवाता है इधर। ये एम्प्लॉयर अगर कोई पैसे जमा करवा रही है वो है, और अगर ये क्रेडिटर अगर बिल वगैरह जमा करवा रहे हैं तो वो पे या बिल उसकी सारी प्रोसेसिंग होती है और वो जाके बिल इधर जमा करा देगा। बैंक ने अगर कोई विड्रॉ करनी है कैश तो वो भी जाके आपके स्टोर सिस्टम से जाके ले लेगा, ठीक है। अब ये आपका क्या है कि ये फ़्लो डाटा फ़्लो लाइन्स है, ये सारा कुछ आपको शो हो रहा है कि रिसर्च कौंसल में क्या है उसने कंपेयर करना है आपके डाटा को। एक तो वो जाएगा पहले आपकी विदड्रॉ से देखा गया, यहाँ से आपके अकाउंट में देखा गया कितना बैलेंस है, और दूसरा उधर जाके उसको क्या करेगा, कंपेयर करेगा मंथली स्टेटमेंट से। बैंक ने जो विदड्रॉ करवाना है वो जाके पहले विदड्रॉ अकाउंट का प्रोसेस चलेगा और वो जाके आपको क्या करेगा बैंक में से
जो पैसे हैं वो निकलवा देगा। ठीक है, पे या बिल क्या है कि अभी इसमें क्या है, इधर क्रेडिटर ने अगर बिल पे किया है, ठीक है, वो इसमें ऐड हुआ रहा है, फिर वो पैसे देगा, इधर वो प्रोसेस में जाएंगे, वो जाके इधर ट्रांजैक्शन में ऐड करवा देगा पैसे। ठीक है, एम्प्लॉयर ने अगर कोई पैसे दिए हैं वो भी इसी तरह इधर डिपॉजिट फेज पे जाएंगे, प्रोसेस उसमें होगा तो वो जाके किसमें बैंक अकाउंट में जाके उसको डिपॉजिट करा देगा। ठीक है, कि अगर उसने पैसा निकलवाने में कह रहा है और अदर इनकम सोर्सेज हैं, अगर उन्होंने पैसे उसमें जमा करवाने हैं तो सॉरी डिपॉजिट का होता है कि आपने बैंक में पैसे अगर अकाउंट में आपने जमा करवाने हैं और विदड्रॉ अकाउंट से बता उसको आपने निकालना है बैंक से। ठीक है, तो ये सारा फ्लो इसमें बताया हुआ है, नीचे इसी चीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है। इसमें प्रोसेसेस नीचे बताए हुए हैं कि प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, मैंने आपको बता दिया। ये ग्रीन वालों का नाम लिख देना आपने, वो प्रोसेसेस हैं। और इसमें एक्सटर्नल एजेंट्स जो येलो बॉक्स वाले हैं वो चारों एक्सटर्नल एजेंट है, और डाटा स्टोर हैं जो बीच वाले 3 थे। ठीक है, इसमें इसी चीज़ को इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन है आप ये खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, इसमें हमने ना कुछ रूल्स पढ़ने हैं, जैसे डाटा फ्लो मॉडलिंग के इसमें कौन कौन से आपको रूल्स याद रखने हैं। इसके अंदर पहला जो है कि रूल ये है कि इसमें सिर्फ आप क्या करते हैं कि इसमें जो आप देखते हैं कि जो डाटा कहाँ से आ रहा है, कैसे उसको प्रोसेस करना है आपने, उसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आप इसका फ़्लो नहीं देख रहे, इन्फॉर्मेशन का फ़्लो आपका उसमें होता है फ्लो चार्ट में। दूसरा क्या है कि इसमें आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा जो है एक्टिविटी आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे आपने डायग्राम में देखा। अच्छा, और तीसरा क्या है इसमें कि आपने अगर इसमें वो प्रोसेस डालने हैं जिससे आप ऑटोमेट कर सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्लर्क ऑफिस में देखें कि अगर उसमें मेल उधर आई है, ठीक है, उसने उसको सिर्फ अगर उसने उसको आगे भेजना है तो आपने उसको डीएफटी के अंदर नहीं रखना है। ठीक है, डीएफटी के अंदर आपने उसको तब रखना है जब उसने उसको रजिस्टर में भी कैप्चर करना हो। तो फिर इसमें क्या है कि जब तक आपने उसमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी, यानी कुछ चेक नहीं करना, तब तक आपने उसको डीएफटी के अंदर नहीं डालना। ठीक है, हाउ एवर इन डाटा फ्लो मॉडल वी रिप्रेजेंट ओनली दूज प्रोसेसेस विच वी नीड टू ऑटोमेट, के जिसको आपने सिर्फ ऑटोमेट करना हो। ठीक है, नीचे आपको एग्जांपल भी डिफाइन की गई है कि इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल वी मे कंसिडर अ मेल डेस्क इन एन ऑफिस दैट रिसीव एंड मेल एंड जस्ट फॉरवर्ड इट टू देयर रिस्पेक्टिव। ठीक है, कि आपने अगर जस्ट उसको फॉरवर्ड करना आगे भेजना है तब आप उसको डीएफटी में ना डालें। अगर आपने उसको फॉरवर्ड करने से पहले उसको रजिस्टर में नोट भी करना है, उसकी एंट्री भी करनी है, तब आप उसको डीएफटी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आपका ऑटोमेट हो सकता है। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्या है आपका कि इनिशियल प्रोसेस जस्ट मूव और ट्रांसफ़र डाटा शुड नॉट बी डिस्क्राइब यूजिंग डाटा फ्लो मॉडल। अब इसमें वही बात हो रही है कि अगर आपने कोई ऐसा डाटा है कि जिसमें आपने सिर्फ उसका फ़्लो इधर से उधर के ये नेक्स्ट स्टेप में जा रहा है, उससे नेक्स्ट स्टेप में, अगर आपने फ़्लो डिस्क्राइब करना है तो आप उसको डीएफटी डायग्राम के अंदर ना डालें। डीएफटी डायग्राम में आपने तब उस प्रोसेस को डालना है जब आप यानी कि उस पर कुछ चेक कर रहे हो, कोई कैलकुलेशन लगा रहे हो या कोई चेकिंग लगा रहे हो जिस तरह। ठीक है, तब ही वो एक जो प्रोसेस है वो ऑटोमेट हो सकता है। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल सम का फार्मूला लगाना है या इनकम टैक्स का फार्मूला लगाना है, तो ये जो प्रोसेसेस हैं इसको आप डीएफटी में रख सकते हैं। होप सो आपको इन लेक्चर्स की अच्छी समझ आई होगी, और ऊपर डायग्राम की भी। ये आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये डायग्राम आपने याद करनी है। जब आप इसकी नोटेशन से याद कर लेंगे तो ग्रीन में मैंने आपको बताया था वो क्या है, इसमें प्रोसेसेस हैं, येलो वाले इसके अंदर एक्सटर्नल एजेंट्स है, और ये आपके पास क्या स्टोरेज है। ठीक है, और ब्लैक वाला क्या है, इसमें फ़्लो कंट्रोल। बहुत ईजी है। इसमें अब देखें, इसमें आपने चेक करना है। ठीक है, इसमें जो है आपने कंपेयर करना है मंथली अपने जो बैंक अकाउंट को आपने मंथली अकाउंट स्टेटमेंट से कंपेयर करना है। इसमें आपने क्या करना है, विदड्रॉ करना है, यानी कि पैसे निकाल के लाने हैं उसमें से, और साथ आपने अपने अकाउंट को अपडेट भी करना है कि ये जो है आपके अकाउंट ट्रांजैक्शन में से जो पैसे हैं वो कट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें बैंक अकाउंट का भी इसका बिल्कुल जो बैंक का अपना पर्सनल अकाउंट है ये भी उससे रिलेटेड है, और यहाँ से जो आप उसकी मंथली चेक कर रहे हैं ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, और ये बैंक ये खुद विड्रॉ कर रहा है पैसे। ठीक है, और बैंक खुद चेक भी कर सकता है उसको, और यहाँ से ये क्रेडिटर है, ये सारे क्या हैं, ये एक्सटर्नल एजेंट हैं जो बाहर से आपके सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
और इसी की डिस्क्रिप्शन को आपने सिंपल इसके अंदर लिख देना है, और इसमें आपने कोई एक्स्ट्रा बात नहीं लिखनी है, आप इसको अपनी वर्डिंग में कर सकते हैं। बहुत इजी है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी इसकी समझ आई होगी। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे। आप हमें सपोर्ट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।